हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। आज 5 सितंबर 2025 है, जो कि अपने पूरे भारत में एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज का दिन उनको समर्पित करते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन देने के उद्देश्य से अपना YouTube चैनल ओपन करने का आज निर्णय लिया था और मुझे अपने इस चैनल को ओपन करने के लिए टीचर्स डे से बेस्ट डे और कोई नहीं मिल सकता था। ये दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा जो फर्ज है आपको शिक्षित करने का, आपको अपने विषय में आपको जानकारी देने का, सिखाने का। वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन सबसे अच्छा दिन अपने लिए होने वाला है और आज मैं अपने YouTube चैनल का श्री गणेश करने जा रहा हूँ। इसी के साथ ही मैं आज आपको पहली अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में सबसे पहले MP बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स MP बोर्ड के क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, MP बोर्ड के द्वारा, MPBSC मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसके आधार पर, जिसके अकॉर्डिंग हर साल आपके एग्जाम पेपर जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अपना ये सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता हूं कि आपको एक बार उस रोड मैप, उस ब्लूप्रिंट से परिचित करा दिया जाए और आप ये जान लें कि हमें पूरे साल भर अपने सिलेबस की किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल उसमें आएंगे, उन सवालों को, उन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे और कवर करने के साथ साथ हमें क्या छोड़ना है, क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए जरूरी है, किस तरह से हम स्मार्ट वर्क करते हुए कम समय में एक अच्छा खासा अपना सिलेबस कवर करके अच्छे अंक, बेहतर अंक ला करके एग्जाम में सफल हो। थैंक यू। करने से पहले एक बार मैं आप सभी को, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ गणेश उत्सव चल रहा है, 10 दिवसीय गणेश जी का महोत्सव। तो उसकी मैं आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ आज 5 तारीख को ईद मिलादुन नबी का भी त्यौहार है, जिसके लिए मैं अपने सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज को दिली मुबारकबाद देता हूं। और चलिए इसी के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, MP बोर्ड एग्जाम 2025-26 यानी कि जो सेशन आपका चल रहा है अभी 2025-2026 का जो सेशन है आपका, MP बोर्ड के बच्चे, विशेषकर MP बोर्ड के बच्चों के लिए ही आज का ये टॉपिक है, तो वो ध्यान दें। क्लास 10th के बच्चे हैं, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, उसका ब्लूप्रिंट हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है, वो मैक्सिमम मार्क्स जो उसके होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। साथ ही साथ आपके पास जो उस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए समय होता है, समय निर्धारित जो किया जाता है वो किया जाता है 3 घंटे का। मतलब कि आपको पूरा पेपर अपना 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है। अब पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है। सबसे पहले पेपर में जो आता है वो आता है आपका सेक्शन ए, जिसे हम रीडिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं। रीडिंग स्किल्स, जैसा कि आप नाम से इसी के समझ पा रहे हैं कि रीडिंग स्किल्स यानी कि हमारी पढ़ने की जो योग्यता होती है, उस योग्यता के लिए जो कौशल होता है, हमारे पढ़ने का पठन कौशल जिसको आप कह सकते हैं,
वो आपका 10 नंबर का आता है। पेपर में 10 नंबर के सवाल आते हैं। वो सवाल किस तरह से आते हैं आइए नीचे देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसे आपने पहले नहीं देखा, पहले कभी पढ़ा नहीं, और आपके एग्जाम पेपर में वो आपकी बुक के बाहर से कहीं से रख दिया जाए और आपको उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक आपको सवाल आएगा और उस सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह से कि कौन बनेगा करोड़पति में आपको एक सवाल दिया जाता है, उस सवाल के 4 ऑप्शंस देते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस गलत होते हैं। एक सही जवाब जो होता है उसे आपको चुनना होता है और उसको मार्क करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का रहेगा। ये 5 मार्क्स का आएगा, यानी कि एक एक नंबर के 5 सवाल आपको करने होंगे। इसके बाद उसी तरह से, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने पहला सवाल हल किया था, ठीक बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका दूसरा सवाल होगा जो कि खुद एक अनसीन पैसेज होगा, यानी उसे भी आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, आपने किताब में कभी देखा नहीं होगा उसको, और वो आपके पास रखा हुआ मिलेगा पेपर में। वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। सेम इसमें भी आपको एक एक नंबर के 5 सवाल आएंगे, पांचों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी जिसको हम एमसीक्यू भी बोलते हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन के 4 चॉइस होंगी, 4 चॉइस में से एक आपको सही चुनना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम पहुंचते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जिसे हम राइटिंग स्किल्स के नाम से जानेंगे। राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन कौशल, लिखने की हमारी योग्यता इसमें देखी जाती है। विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हम लिखने का अपना जो हमारा कौशल होता है वो आपका आंका जाता है, जांचा जाता है। उसके लिए एक सवाल जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में नीचे आप देख रहे होंगे टाइटल प्लस नोट्स है। टाइटल मींस एक शीर्षक, यानी एक आपको उस पैसेज को जो वो नोट मेकिंग जो आपके पास आई है लिखने के लिए, एक पैराग्राफ जिसमें से आपको नोट्स बनाने रहेंगे, उस नोट्स के लिए आपको एक टाइटल बनाना होता है। उसी पैराग्राफ को पढ़ के उसी के आधार पर एक छोटा सा टाइटल चुनना होता है। साथ ही साथ उस पर आपको कुछ पॉइंट वाइज नोट्स भी बनाने होते हैं जो कि आपका 4 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको 1 नंबर आपके टाइटल के ठीक होने पे, सही होने पे दे दिया जाता है। बाकी के 3 नंबर आपकी नोट मेकिंग की जो स्किल्स है उसको देखने में, वो उसको आपके देखा जाता है और उसके आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। अगला सवाल जो आता है वो आता है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 तरह के पत्र आते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स आते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। पहले फॉर्मल लेटर्स समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है औपचारिक पत्र, यानी ऐसे पत्र जो हम अपने किसी बड़े से, अपने से उम्र में या पद में बड़े व्यक्ति को ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे हम किसी को, विभाग के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी को देते हैं, या अपने विद्यालय में हम प्रिंसिपल मैडम को, प्रिंसिपल सर को इस तरह के लेटर्स या टीचर्स को देते हैं, तो वो लेटर्स आपके फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इसके बारे में मैं आगे जब इस टॉपिक पे आऊंगा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी चूंकि एक लिमिटेड समय में हमको पूरा ब्लूप्रिंट आपको एक सरसरी निगाह देखते हुए इसको समझाना है, तो अभी इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब आगे जब देखेंगे फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में, तो ये दोनों ही आपके इनफॉर्मल लेटर जो कि आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। और ये हमेशा, ये देख रहे होंगे आप, इसमें एक ऑब्लिक का निशान लगा हुआ है, यानी ऑब्लिक मींस अथवा, या तो आपको फॉर्मल लेटर करना होता है या फिर आपको इनफॉर्मल लेटर सॉल्व करना होता है। दोनों में से एक ही के बारे में लिखना होता है। चॉइस आपके पास दोनों होंगी, जो आपको बेहतर लगेगा, जो आपको आसान लगे, आप वो हल कर सकते हैं। और दोनों ही आपके 4 मार्क्स में आते हैं, जिनमें से एक आपको करना है। आइए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट नंबर आता है अपना ऐसे का। ऐसे राइटिंग, ऐसे ऑब्लिक पैराग्राफ।
आज के समय में अब पेपर में ऐसे के साथ साथ ऑब्लिक यानी विकल्प के तौर पे पैराग्राफ राइटिंग भी आने लगी है। यदि आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख दें, और ऐसे की जगह अगर आप किसी टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आपका एक ऐसे की तरह ही होता है, इसलिए उसको ऑब्लिक में यहाँ पे लिखा है। और पैराग्राफ राइटिंग ऐसे में होता है, कई बार आप हेडिंग्स बना करके लिखते हैं और वहीं पर जैसे आपने वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे देखा, उसमें आप पॉइंट वाइज उसको लिखेंगे। तो जिस तरह से इंट्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ गेम्स, एडवांटेजेस ऑफ गेम, बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड उसका कंक्लूजन होगा, इस तरह से जो पॉइंट्स होते हैं उसके कि लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटीज ऑफ प्लेइंग गेम्स, तो ये सब जो आपका होता है इस तरह से आप उसमें आगे पॉइंट वाइज लिखते हैं, वो आपका ऐसे में। और अगर आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ लिख रहे हैं पूरा, जिसमें किसी प्रकार की कोई हेडिंग नहीं दिया आपने, पूरा एक पैराग्राफ लिखते आ रहे हैं, तो वो भी आपका ऐसे के विकल्प के तौर पे माना जाता है और वो 5 नंबर में आता है। अब इसके बाद आता है 6 पॉइंट, पिक्चर कंपोजिशन, या इसको आप पिक्चर राइटिंग के तौर पे भी जानते हैं। पिक्चर राइटिंग, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, पिक्चर यानी एक तस्वीर, एक चित्र आपके सामने पेपर में दिया जाता है और उस पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ कंपोज करना होता है, या कुछ लाइंस उसमें आपको कंपोज करनी होती, लिखनी होती है उस पिक्चर के आधार पे। यानी उस पिक्चर में आप जो कुछ देख रहे हैं, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका आपको वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये पिक्चर कंपोजिशन, जिसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, पिक्चर राइटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो आपका पेपर में 3 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन होता है, और ग्रामर सेक्शन जो है इसमें आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर आती है। ग्रामर जो आएगी आपकी 10 मार्क्स की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक सेक्शन आपका होगा सेंटेंस करेक्शन का, फिलअप्स का, जिसमें कि आपको कुछ गलत सेंटेंसेस उन्होंने गलत तरीके से उसको लिख दिया होगा, जम्बल्ड हो सकते हैं, उनको रीअरेंज करने का या कुछ इस तरह से आपको करेक्ट करना होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वो आते हैं। और ये 5 नंबर के, एक नंबर के 5 सवाल आएंगे। और फिलअप्स जो आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, 3 से 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, या 2 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन चुन के फिलअप करना होगा ब्लैंक में। और इसके बाद जो आता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जिसका मतलब होता है कि जैसा आपको डायरेक्ट किया जा रहा है वैसा आप करिए। डायरेक्ट का मतलब जिस तरह से आपको निर्देश किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, उसी तरह से आप उस सवाल को हल करें। जैसे जिसमें कि आपके टेंस के सवाल आ जाते हैं, वॉइसेस के सवाल आ जाते हैं, आपके नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए सवाल आ जाते हैं कि आप इसका नेगेटिव बनाइए, इसका इंटरोगेटिव बनाइए, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, या फिर आपके इसमें कुछ इस तरह से सवाल आ जाएंगे कि जैसे कि इफ अनलेस के यूज आ जाएंगे, और इसमें आपके इफ अनलेस के अलावा कंजंक्शंस के यूज करने आपको आएंगे कि वो आप इसमें जिस तरह से बिकॉज का प्रयोग करें, और का प्रयोग करें, सो दैट का प्रयोग करें। इस तरह के आपके जो हैं सवाल 5 नंबर में, एक नंबर के 5 सवाल पूछे जाते हैं। यह सेक्शन सी पूरा होने के बाद आपका अगला सेक्शन डी आता है, जो कि टेक्स्ट बुक का सेक्शन होता है। टेक्स्ट बुक से मतलब यहाँ पर जो आप किताबें अपनी पढ़ रहे हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है, वो किताबें जो कि 10वीं में मैं बता देता हूँ कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट चल रही है, और दूसरी आप जानते हैं कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चल रही है। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी किताब है वो एक सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पे चलती है, जिसमें से आता है सिलेबस, बट बहुत ही कम आता है, मात्र उसमें से 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से 39 नंबर में आपका 32 नंबर के जो सवाल आते हैं, वो आते हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट, मेन बुक जो आपकी है, मेन कोर्स बुक जो है, मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट मोटी वाली, उससे आपके सेक्शन डी में आपके टेक्स्ट बुक से सवाल आते हैं। किस तरह से आते हैं वो पैटर्न देख लेते हैं। आइए, टेक्सचुअल एमसीक्यूज। टेक्सचुअल मींस आपके किताब के अंदर के ही टेक्स्ट वो ले लेंगे। एक मान के चलिए उन्होंने एक पैराग्राफ ले लिया छोटा सा, 4 से 5 लाइन का, 3 लाइन का पैराग्राफ ले लिया, और उससे आपको
फर्स्ट फ्लाइट वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, जो आपके चैप्टर्स है वो उन किसी भी चैप्टर से किसी भी लेसन से उठा करके वो कहीं से भी रैंडमली वो 3-4 लाइनें उठा लेंगे और उससे आपको हल करने के लिए बोलेंगे कि आप इससे ऑब्जेक्टिव वाले सवाल चुन के सही करिए। तो वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से आता है, फुटप्रिंट से नहीं आता, और ये 4 नंबर में आता है। 4 मार्क्स के 4 छोटे छोटे आपके क्वेश्चन होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको अलग से कुछ याद नहीं करके जाना होता है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी पहले से रट के नहीं जाना, आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं। आपके सामने जो पैराग्राफ आया है, जो लाइंस आई है वहां लिखी हुई पेपर में, बस उसी के अंदर में से आपको वो ढूंढ लेना है और ढूंढ करके उसके सही, जैसे आप अनसीन पैसेज करते हैं, शुरुआत में आपको बताया था कि 2 अनसीन पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज का छोटा रूप समझ लीजिए इसको। अब आते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल जो कि सेक्शन डी के अंतर्गत ही रहेगा, ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी फर्स्ट फ्लाइट, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्लाइट की किताब से आएगा। क्या आएगा? एक्सट्रैक्ट। प्रोज का मतलब क्या होता है? प्रोज का सरल भाषा में अगर हम आपको कहें तो सरल भाषा में इसको आप ये मान लीजिए कि जो आप कहानियां पढ़ते हैं, जो आप पाठ के अंदर कहानियां पढ़ते हैं, उन कहानियों में से कोई 2-3-4 लाइनें उठा करके वो एक छोटा सा पैसेज उठा करके, पैराग्राफ उठा करके दे देंगे और उनमें से 3 ऑब्जेक्टिव सवाल फिर से आएंगे, जैसा कि आपका टेक्सचुअल एमसीक्यूज में 4 नंबर में आया था, वही चीज फिर से 3 नंबर में देंगे, लेकिन किसमें? वो जो आपकी कहानियां थी। इसी तरह से अभी आपसे कहानी के सवाल पूछे गए थे, अब आपसे पोएट्री यानी कविताओं के भी अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको वो कोई कविता का स्टैंजा दे सकते हैं, कोई छोटा 4 लाइनों का उन्होंने स्टैंजा दे दिया और उन्होंने आपसे कहा कि इस स्टैंजा में से आप आंसर ढूंढ करके 3 सवाल हल करिए, जो कि फिर से सेम ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। आगे उसी सेक्शन में जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। प्रोज यानी कि आपके वही स्टोरीज, बुक्स की अंदर की जो स्टोरीज हैं उस पर आपके बेस्ड जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि छोटे आंसर्स लिखने होंगे आपको, जो कि आपके जनरली 15-20 से 25 शब्दों में, 15-20-25 शब्दों में आपका आंसर पूरा हो जाता है। वैसे क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस रहेंगे और 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसका टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स। और ऑप्शंस इसमें भी रहता है, चॉइस रहती है कि आपको हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चंस दें और उन 7 से 8 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 6 क्वेश्चंस, एनी 6, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको इजी लगे वो आप एनी 6 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री। अब जो प्रोज से आपके शॉर्ट आंसर्स आए थे लिखने के लिए, अब वही चीज आपकी पोएट्री से आएगी, यानी कविताओं के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको लिखने होंगे और ये क्वेश्चन आएंगे मात्र 2, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, जिस कारण से इसका टोटल हो जाएगा 4। इसमें भी आपको वही 15-20 शब्दों में आंसर देना होता है और ये इजी होते हैं याद करने के हिसाब से। शॉर्ट आंसर टाइप 13 नंबर पे आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी जो किताब सप्लीमेंट्री रीडर जो आपको बताई थी अभी पहले, इस किताब से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के शॉर्ट में रहेंगे, यानी आपको इसके आंसर भी 1.5 से 2 लाइन, 1 लाइन में आंसर आपका दे देना है और ये भी याद करने में आपको आसान रहेंगे। तो इस तरह से हमने आपको पहले अभी वीडियो में बताया था कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मात्र 7 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप, और 1 क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में जो कि 3 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल आपके 7 नंबर का ही आता है मात्र। तो इस वजह से आप देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसकी ज्यादा तैयारी पे ध्यान ना देते हुए अपनी फर्स्ट फ्लाइट पे ज्यादा फोकस्ड रहिए, और इसमें आप अगर आपको कठिन लगते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप ना करके शॉर्ट आंसर्स आप इसके कुछ तैयार कर सकते हैं, जो थोड़ा सा मोस्ट होंगे। मैं आगे आपको आने वाले
क्लासेस में, सेशंस में अपने आपको मैं बताऊंगा कि कौन से सवाल आपके मोस्ट हैं, जो आपके पेपर में लगभग हर दूसरे तीसरे साल पहले, मतलब इस तरह से आपके अल्टरनेटिव, उसमें अल्टरनेट आते रहते हैं। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन तैयार ना करके वही मोस्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज, यानी कि प्रोज से जो पहले आपके शॉर्ट आंसर आए थे उन्हीं कहानियों में से एक नंबर का एक सवाल 3 नंबर का आएगा, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा। इसमें आपको थोड़ा सा 30-40 शब्दों में आंसर हो सकता है, कभी कभी ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, 45-50 शब्दों तक भी आंसर पहुंच सकता है। तो ये आपको लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना है। फिर एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि पोइट्री से होगा। फर्स्ट फ्लाइट की किताब में जो आपकी कविताएं हैं, उन कविताओं में से आपके ये सवाल आएगा, और ये सवाल आपका कभी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, या फिर आपको वहां पे लिख सकते हैं वो कि आप इसका सेंट्रल आइडिया या समरी लिखें, जो कि लॉन्ग आंसर के रूप में ही आपको उसमें डिस्क्राइब करनी होती है। ये भी 3 नंबर का होता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना होता है वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 3 मार्क्स का। जो बताया है अभी हमने कि 7 नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें से ये 3 नंबर का सवाल आपका लॉन्ग आंसर में रहता है। आप चाहें तो तैयार करें, और अगर आपको इंग्लिश में बहुत कठिनाई होती, दिक्कत होती है, तो आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट आंसर पे ज्यादा फोकस रहें, लॉन्ग आंसर को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। या आप लॉन्ग आंसर को पढ़ लें, टूटा फूटा थोड़ा सा याद कर लें, वहां पर बिल्कुल खाली छोड़ने से बेहतर होगा कि आप उसको किसी तरह से कुछ शब्दों में ही सही लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आए। मैं आपसे हमेशा ये आपको मैं एक सलाह दूंगा कि कभी भी पेपर का कोई क्वेश्चन आप खाली ना छोड़ें। आप बिल्कुल भी अगर उस सवाल का आंसर नहीं जानते हैं, तब भी जो भी आपसे बनता है, जो भी उस समय आपके माइंड में आ रहा है एग्जाम हॉल में, आप उस क्वेश्चन में उससे संबंधित जो भी आ रहा है आप लिख करके आइए। क्या पता बाई चांस आपका वो क्वेश्चन चेक करने वाले को थोड़ा बहुत ठीक लगे, उसको लगे कि हाँ इस बच्चे ने कोशिश की है, ट्राई किया है, लिखने की अपनी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, तो शायद आपको 3 नंबर में वो 1 नंबर दे भी देगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये पूरा फॉर्मेट आपको हमने बता दिया कि पेपर किस पैटर्न पे डिजाइन होकर के आपको मिलने वाला है। हर साल इसी पैटर्न पे आता है, और ये आपके 75 मार्क्स यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपके सारे मार्क्स का जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका ग्रैंड टोटल 75 मार्क्स आ जाएगा। इसी के साथ ही आज का हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन जो था, जिसमें आज हमने चूंकि शुरुआत की है, तो सोचा कि कुछ आपको एक ऐसा जनरल एक हम इसका आपको आइडिया दे दें कि किस तरह से पेपर आता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको आगे की तैयारियां करवाते जाएंगे, आगे की क्लासेस लेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और इंग्लिश के जो 10th क्लास के कुछ बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश उनके लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं हुआ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वो घबराते हैं और उनको लगता है कि शायद मैं कहीं इसमें फेल ना हो जाऊं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कम से कम मेहनत में, कम से कम समय लगाए हुए एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आप इसकी तैयारी करके और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। अच्छे मार्क्स से अगर आप नहीं भी हो पा रहे, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए एक पास होने की होप मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। बशर्ते मैं जो आपको गाइड करूं, जिस तरह से गाइड करूं, आप केवल उतना ही सीखते जाइए, तो आपको किसी प्रकार के कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे आराम से सारी तैयारी आप इसकी YouTube के माध्यम से कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपना ये सेशन कंप्लीट करता हूं, और मैं आप सभी को एक बार बेस्ट विशेस देता हूं कि इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सभी को बाय बाय।